सभी को। लेट्स टॉक अबाउट यू की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कहानी आपकी जुबानी। हर बार एक नई कहानी लेके, किसी की नई जीवनी लेके, उसके बारे में जानना, उस उनसे ही उनके ही बारे में सुनना। एक हर हर बार एक नया एक्सपीरियंस। इस बार एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं मिस्टर केदार जी सोहोनी से। नमस्ते केदार जी, वेलकम। नमस्ते स्वाति जी। अ, केदार जी, आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए हैं बिकॉज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, एंड बहुत सारी पढ़ाई करके आप इस फील्ड में आए हो। तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सब चीजें जो है ना कहीं इसके जो बी बोलते हैं ना, सीड्स, जो है ना कहीं बचपन से आपके अंदर आए होंगे। तो सिर्फ आप, आपका बचपन कैसा बीता, आपके पेरेंट्स, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए प्लीज। तो मेरा जन्म हुआ था मुंबई में। मुंबई के बोरिवली जो एरिया है वहाँ पे मैं रहता था। एंड मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और प्राइमरी स्कूल तक मैं एक्चुअली पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मुझे काफी डांटना पड़ता था मदर को। तो वो पांचवी तक आई वॉज वेरी एवरेज। बट समाउ पांचवी के बाद थोड़ा अच्छा, मतलब मार्क्स स्कोर करने लगा था मैं। और सो रूटीन एकदम सिंपल था, शाम को खेलना और फिर पढ़ाई करना, वो सब। सो इट वाज अ वेरी हैप्पी सा चाइल्डहुड था, सिंपल सा चाइल्डहुड था, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं। तो आप कह रहे हैं जो बीच आया था, मुझे पता नहीं, आपको शायद ज्यादा उसमें आइडिया हो। बट नहीं मेरे हिसाब नहीं, से समथिंग इट अबाउट वाज योर पेरेंट्स यू वुड लाइक टू से। सो माय mother, she was a very good singer, and she was very entrepreneurial. Although उन्होंने कभी बिजनेस वगैरह कभी किया नहीं था, वो एक्चुअली एक प्री प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। बट वो काफी इनोवेटिव थी, जितना भी मैं सोच रहा हूँ। वो अपने स्कूल में उन्होंने काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस की थी, जो बच्चों के लिए डिजाइन की थी उन्होंने। मतलब ऐसे इनोवेटिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, सिंपल सिंपल चीजें, वेरी इंट्यूटिव से चीजें वो करती थी। ऐसा नहीं है कि चलो एक प्रिंसिपल का रोल है, स्टैंडर्ड कुछ चीजें हैं तो एकदम। एंड सॉन्ग एंड डांस एंड क्रिएटिविटी, वो काफी सारा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो काफी जो भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा या फिर कुछ इनोवेशन है, शायद वो वहां से आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वाज वर्किंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। And so he was very good at his job in terms of the technical skills, engineering वगैरह। तो वो चीजें मतलब he was very strong at, and he retired at a very senior position. So technical and analytical skills शायद वो ज्यादा उनमें बहुत अच्छी थी। एंड जो क्रिएटिविटी और वो सब चीजें, इनोवेशन जो है, वो शायद मेरी मदर में और ज्यादा थी। तो शायद उनका कॉम्बिनेशन कहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे आप बात कर रही हैं, वो मैं उस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद वैसे हुआ होगा। केदार जी, ये तो पता चला कि आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग कैसी रही। व्हाट अबाउट योर कॉलेज, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही, क्या पढ़ाई की आपने, कहाँ से कैसे। सो टेंथ में आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं था। तो काफी सारा मेरा चॉइसेस है ना, बाय एलिमिनेशन हुआ है। आपको दिखेगा कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो निकाल के जो बचा वो करना है, सो लाइक मुझे तभी बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर ऑटोमेटिकली मैथ्स लिया मैंने आफ्टर टेंथ। एंड सो क्योंकि
स्टडीज में अच्छा था, तो नॉर्मली सब लोग साइंस लेते हैं, तो साइंस और उसमें पीसीएम जिससे कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो सब्जेक्ट्स मैंने लिए। और 11th और 12th में इट वाज मैं पार्ले कॉलेज में था, एंड तभी साइंस लिया था। और वहाँ तभी एक वोकेशनल कोर्स नाम का एक चीज हुआ करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 1980s एक्चुअली, कि आप एक कोई वोकेशनल कोर्स ले सकते थे। लाइक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था, ताकि 12th के बाद आपको 5% एक्स्ट्रा मिलते थे अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है। तो ये एक यूनिक सा स्कीम था तभी। एंड तो मैंने वो इलेक्ट्रिकल कोर्स लिया था 11th और 12th में। एंड इन पैरेलल मैंने जेई की भी पढ़ाई की थी, आईआईटी एंट्रेंस की। बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मेरा फोकस काफी एचएससी का 12th का एग्जाम पे था। बट आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, वो जेई के एग्जाम के दिन शायद मेरा लक अच्छा था। आई एक्चुअली केम थ्रू जेई, और मुझे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। सो वो मेरे लिए एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा माइलस्टोन था मेरे यस। लाइफ में। एंड मुझे याद है जिस दिन वो रिजल्ट आया था, मैं उस रात सो नहीं पाया था, क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड कि आई आई कुडंट बिलीव इट कि आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम। एंड तो आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई की 4 साल। एंड वो 4 साल अगेन मेरे लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव थे, कि जो भी आज का जो मेरा नजरिया है किसी भी चीज को देखने का, वो आई थिंक वो 4 साल में कुछ बदल सा गया। एंड आईआईटी में आप जब भी स्टडी करते हो तो ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है ना वो इंस्टीट्यूट, कि अरे हम, तभी हमें एक ऑलमोस्ट एक गुरूर सा था तभी, कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। इट वाज लाइक दैट। तो वो एक जो एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है, ऑलमोस्ट ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं रहा है मेरे इसमें, कि नहीं हम, अगर हम मन से कुछ करें, तो हम मेहनत लगाएं तो हम कर सकते हैं। वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस वो मुझे पहले था नहीं, जो बचपन में स्कूल वगैरह में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो आईआईटी ने दिया। एंड आईआईटी के वजह से काफी सारे दरवाजे खुले मेरे लिए। ऐसा मुझे लगता है कि जब भी आप कहते हो कि नहीं आपने आईआईटी से पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली उसका जो एक ब्रांड नेम है वो काफी मतलब लोग जानते हैं सब चीज, तो कुछ चीजें वो अज्यूम करते हैं कि हाँ हाँ आपने कुछ किया है, तो आपका कुछ एक बैकग्राउंड है। तो फिर आगे मतलब वो आसान हो जाता है आगे का कॉन्वर्सेशन। तो वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। एंड काफी सारे दोस्त भी बनाए, काफी बेसिक पढ़ाई की, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की आईआईटी में। पास होने लायक जितना चाहिए था उतना किया। बाकी मैंने खूब मजे किए, मतलब खेलना, बिकॉज वो एक माहौल ऐसा था ना, कि वहाँ पे आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, या फिर स्पोर्ट्स हो, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज थे। एंड सो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हॉस्टल में मैं काफी एक्टिव था। मतलब जिसे वो सेक्रेटरी कहते हैं ना, वो जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये सब चीजें मैंने की। तो मुझे तो बहुत वो 4 साल अच्छे लगे। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया मैंने, बट लाइक आई सेड आई वाज मोर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। सो वो 4 साल मेरे लिए बहुत ही प्यारे से थे। एंड उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि क्योंकि मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो 4 साल बीत गए। एंड देन आई वाज वंडरिंग कि अभी आगे क्या करना है मुझे। एक्चुअली प्रॉपर जो मेरा सब्जेक्ट था मेटलर्जी, उसमें तो मैं कुछ खास अच्छा था नहीं, तो और तभी ज्यादा कंपनीज आए नहीं थे कैंपस पे। लेकिन आई वाज मैं खुश था कि हाँ चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो वही वो जो ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, वो शायद थोड़ा सा था तभी, कि अरे नहीं हाँ हाँ कुछ तो कर ही लेंगे। एंड देन तभी मुझे एक साल एक कंसल्टिंग कंपनी में एक जॉब मिला तभी।
हम्म। जो एक एक्स आईआईटीएन थे। तो उन्होंने एक रिक्रूटमेंट लेटर इंस्टीट्यूट को दिया था। तो हमने अप्लाई किया एंड आई वेंट थ्रू दैट, आई गॉट थ्रू। तो एक साल मैंने वहाँ कंसल्टिंग वो जॉब की। हम्म। लेकिन तभी भी मेरी माँ जो थी वो मुझे हमेशा कहती थी कि अरे तुमने ये तो कर लिया, लेकिन अभी ये क्या कंसल्टिंग कर रहे हो, कुछ और करो। हम्म। तो तभी वो जो कैट का एग्जाम होता है आईआईएम्स के लिए, तभी आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हाँ, मैंने कहा "हाँ, शायद एक दो साल में दे दूंगा एग्जाम"। तो लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये साल फॉर्म भरो और तुम्हें आईआईएम का एग्जाम देना है। मैंने कहा चलो ठीक है, एंड कुछ एक दो महीने पढ़ाई की एंड आई गॉट थ्रू आईआईएम ऑल्सो। सो दैट वाज अगेन अ गुड थिंग फॉर मी। ग्रेट। तो आई सेड कि चलो कंग्रेचुलेशंस। अभी मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो 2 साल मैं लखनऊ में पढ़ाई की, आईआईएम लखनऊ में। वो वो हम्म। भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगेन हॉस्टल में रहा, इंडिपेंडेंटली रहा, एंड वहाँ पे जो मैंने दोस्त बनाए वो आज हम्म। तक मेरे बहुत करीब हैं। एटलीस्ट हमारा बैच काफी छोटा था, 110 स्टूडेंट्स का बैच था। तो आज भी हम एक दूसरे से टच में हैं। काफी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आज भी बहुत करीब हैं। हम हॉलीडेज पे एक साथ जाते हैं। तो वो जो रिश्ते बनाए मैंने कैंपस पे, हम्म। वो हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए। एंड वहां पे भी मैंने एलिमिनेशन से काम लिया कि मुझे फाइनेंस अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने मार्केटिंग लिया। और मुझे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली अच्छी रुचि थी तभी। हाँ। तो मैंने फिर मार्केटिंग का जॉब लिया फ्रॉम कैंपस नेस्ले। सो मेरा फर्स्ट जॉब ओके। फ्रॉम कैंपस नेस्ले था मार्केटिंग में। हम्म। एंड तो 4 साल मैंने नेस्ले में बिताए। एंड वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो होती है, तो हम्म। उसमें किस तरह से मार्केटिंग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है, सेल्स किस हम्म। तरह से होता है, उसकी जो नींव है वो 4 साल में मेरी बन गई थी। तो आज भी मैं जब भी याद करता हूँ वो चीजें, तो वो अभी भी मुझे याद है। जो भी मैंने फैक्ट्री में, नेस्ले की फैक्ट्री में जो 6 महीने बिताए थे, या फिर सेल्स में हम्म। बिताए थे, वो लर्निंग्स बहुत ही अच्छी थी मेरे लिए। लेकिन एक ट्विस्ट सा आ गया तभी। तभी डॉट कॉम का एरा था, मैं 2000 साल की बात कर रहा हूँ, ईयर 2000, जब ये काफी सारे डॉट कॉम्स आ रहे थे। एंड हम्म। तभी मतलब इंटरनेट बेस्ड कंपनीज वगैरह बहुत सारे आ रहे थे। कोई चालू कर रहे थे, कोई बंद कर रहे थे। तो काफी वो एक इंटरेस्टिंग सा माहौल था तभी। तभी मेरा एक दोस्त आईआईएम का, उसे कुछ हम्म। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस शुरू करना था। हम्म। एंड वो तभी मैं दिल्ली में था, और वो दिल्ली में आया था एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वो को फाउंडर्स की ढूंढ रहा था, को फाउंडर्स को अच्छा। ढूंढ रहा था कि वो उसके साथ मिलके वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस शुरू करे। एंड वो बिजनेस था कंज्यूमर रिसर्च का, लेकिन इंटरनेट पे बेस्ड, मतलब वेब बेस्ड सर्वेज। आजकल जो हम आमतौर से सर्वेज जो है वो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, राइट, वेब बेस्ड सर्वेज। तो तभी हम्म। 2000 साल में वो बहुत नया था। इनफैक्ट नहीं वहाँ था। इंटरनेट भी ऑलमोस्ट था नहीं तभी, मोबाइल इंटरनेट तो था ही नहीं, मोबाइल ही बहुत कम थे। और हाँ। इंटरनेट जो था वो आपको याद होगा, वो डायल अप वाला सिस्टम था तभी, हाँ। जो हाँ। मोडेम से डायल अप करो। एंड तो इंटरनेट पेनिट्रेशन तभी उतना ज्यादा था नहीं, लेकिन हम्म। तभी उसके दिमाग में था नहीं नहीं, आगे जाके इंटरनेट बढ़ने वाला है, तो सर्वेज भी हम्म। इंटरनेट पे होंगे। वो तभी उसके दिमाग में वो विजन था। हम्म। एंड तो मुझे भी शुरुआत में लगा अरे इंटरनेट इतना छोटा है, हम वेब बेस्ड सर्विस कैसे करने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में वो सवाल था। लेकिन हमने काफी उस पे रिसर्च किया कि बाकी देशों में क्या हो रहा है। तो और तभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ये सब देशों में ऑलरेडी इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे थे लोग, लोग। और हाँ। तभी सर्वेज इंटरनेट पे होने लगे थे।
तो तभी हमें लगा कि नहीं नहीं, अभी इंडिया में भी वो माहौल आएगा कि इंटरनेट बढ़ेगा, फिर सर्वेस भी इंटरनेट पे होंगे। तो ये सोच के हमने 2000 साल में, मैंने एक्चुअली नेस्ले जॉब छोड़ दिया। एंड वो एक बहुत शौक था मेरे दोस्तों के लिए भी कि अरे इतना अच्छा कंपनी है, आपने छोड़ के एक छोटा सा स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। और तभी स्टार्टअप्स का वो इतना पॉपुलैरिटी था नहीं, 2000 की साल की बात कर रहा हूँ। अभी आजकल जो वेंचर कैपिटल वगैरह ये सब जो हम देखते हैं कि कितने फटाफट लोग कंपनीज चालू करते हैं, बेच भी देते हैं। तो वो माहौल तभी था नहीं। और मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था नहीं। मेरे परिवार में किसी ने भी बिजनेस किया नहीं था। तो मेरे परिवार को भी थोड़ा सा, माता पिता को भी लगा कि अरे ये क्या कर रहा है। तो लेकिन मुझे तभी लगा, मुझे वो कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है, ये कुछ हम अलग कर रहे हैं। एंड फिर हमने शुरुआत की वो बिजनेस की। एंड तो वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो था, उसमें मैंने एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, वो मैंने सीखी। मेनली मेरे को फाउंडर्स से, मेरे दो को फाउंडर्स थे। एंड उनसे मैंने बिजनेस क्या होता है, और या फिर एक कोई भी एक स्टार्टअप है उससे कैसे रन करते हैं, वो मैंने तो सीखा धीरे धीरे। क्योंकि वो मेरे इसमें वो स्किल नहीं था। आप कितना भी एमबीए करो, कितना भी पढ़ाई करो, वो कोई भी क्लासरूम से वो आपको वो सिखाता नहीं है। वो आपको ऑन द जॉब ही सीखना पड़ता है। तो वो जो बिजनेस वाला जो एक थोड़ा बहुत सेंस था, वो मैंने एक्चुअली बिजनेस चालू करके ही सीखा, ऐसे कह सकते हैं। और फिर अगले जो 15 साल थे, 2000 से 2015, वो पूरे वो बिजनेस चलाने में, ग्रो करने में, और हमारी तभी किस्मत भी अच्छी थी, हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छे क्लाइंट्स मिले, हमें ग्रो करने का मौका मिला। एंड तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हमने वो कंपनी रन की। इनफैक्ट आज भी वो कंपनी चल रही है, मेरे बाकी का जो एक को फाउंडर है वो चला रही है उसको। लेकिन 2009 साल में हमें लगा कि तभी मोबाइल्स का, स्मार्टफोन्स वगैरह आने लगे थे मार्केट में। और हमें लगा कि नहीं, हमें वो एरिया में कुछ करना चाहिए। तो अ, मैंने अपने जो अपनी कंपनी थी उसमें ही एक सेपरेट कंपनी, सब्सिडियरी जिसे कहते हैं, वो हमने सेटअप की। स्मार्टफोन पे रिसर्च हम करने लगे तभी कि लोग किस तरह से यूज करते हैं स्मार्टफोन्स को, कौन से एप्स यूज करते हैं। तो हमने एक पैनल, कंज्यूमर पैनल सेटअप किया। विद परमिशन हम उनका डेटा कैप्चर करते थे, उसके रिपोर्ट्स बनाते थे, और बड़े बड़े कंपनीज को हम वो देते थे वो रिपोर्ट्स। मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं या फिर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जानना चाहते थे कि लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, कौन से एप्स यूज कर रहे हैं। तो हमने विद कंसेंट हम कंज्यूमर से वो डेटा लेते थे। एंड इट वाज अ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, एंड काफी यूनिक सोल्यूशन था। तभी इंडिया में कोई भी इसे, उस तरह का प्रोडक्ट किसी के पास था नहीं। तो एक बड़ी मतलब एक ग्लोबल कंपनी है नीलसन, जो मार्केट रिसर्च में इन द वर्ल्ड नंबर वन है आज भी। और वो कंपनी के साथ हमारा इंडिया में टाई अप हुआ। एंड इट वाज अ मार्केटिंग टाई अप, सिंपल सा टाई अप था। तभी 2000 लगभग 2012 में हमने उनके साथ एक टाई अप किया था। एंड फिर हमारा वो बिजनेस भी बढ़ने लगा था। एंड तभी उन्हें लगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तभी उन्हें लगा कि नहीं, नीलसन को लगा, नीलसन कंपनी को लगा कि नहीं नहीं, ये कंपनी हमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके इसका उनके अलग अलग देशों में इसका काफी यूज होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने हमारी कंपनी जो थी, एक सब्सिडियरी थी, उसे एक्वायर किया 2016 में। और मैं नीलसन मैंने ज्वाइन की तभी 2016 में। विद और योर कंपनी ऑल्सो।
मतलब आपकी कंपनी उनके साथ मर्ज हो गई ऐसे कुछ? मर्ज, या हाँ, उन्होंने अक्वायर कर ली। और मेरी एक टीम थी, ऑलमोस्ट 40-45 लोग की हमारी टीम थी। तो हम सब लोग एक साथ हमने नीलसन ज्वाइन किया तभी। एंड सो दैट वाज माय कॉर्पोरेट, प्रॉपर कॉर्पोरेट जर्नी। लेकिन इन पैरेलल काफी सारी चीजें चल रही थी कि आपको लग रहा होगा कि यार ये वेस्ट मैनेजमेंट इसमें कहाँ अ, हम्म, आता है। तो उसका ऐसे हुआ कि वेस्ट मैनेजमेंट का तो मुझे कुछ बैकग्राउंड था नहीं। लेकिन लगभग 2008-9 के दरमियान मुझे पर्सनल फिटनेस में थोड़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ था तभी, कि यू नो तभी मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता था। 2000 से 2007 में सिर्फ कंपनी चलाने में फोकस किया, और मेरा हेल्थ थोड़ा सा निग्लेक्ट हुआ था तभी। बट देन आई सेड नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, बिकॉज एज अ चाइल्ड आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स हम्म, पर्सन। मैं एक्चुअली 100 मीटर्स 200 मीटर्स रन करता था स्कूल में, कॉलेज में वगैरह। वो सब मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता है, आई हैव टू, मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है। तो 2008 के आसपास मैंने एक्चुअली एक जिम ज्वाइन किया तभी, टू फोकस ऑन माय फिटनेस। एंड वो हम्म, चलते रहा। आई मीन आई केप्ट एट इट 2009 10 11 तक। एंड तभी हम बोरिवली में रहते थे। वहां से हमने गोरेगांव में एक थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट लिया, और वहां मैं शिफ्ट हो गया तभी। मैं बाय हम्म, दैट टाइम आई हैड गॉट मैरिड, आई हैड अ चाइल्ड। तो वी नीडेड अ स्लाइटली बिगर स्पेस, सो वी मूव टू, हम गोरेगांव शिफ्ट कर गए तभी। हम्म, एंड वहां पे मुझे काफी अच्छा एक माहौल मिला, जहाँ पे काफी लोग थे जो फिटनेस में इंटरेस्टेड थे। तो मैंने तभी फर्स्ट टाइम हाफ मैराथन मैंने उसमें पार्टिसिपेट करके आई 2020। कंप्लीटेड 21 किलोमीटर। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। मैं कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर था नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने, आई थिंक 2012 साल के आसपास, मैंने हाफ मैराथन मैंने तभी फर्स्ट मेरा कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10-11 हाफ मैराथन्स में मैंने पार्टिसिपेट मैंने किया। तो पर्सनल हेल्थ पे मैं काफी फोकस कर रहा था। और जब भी आप पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सो इट्स नॉट ओनली फिटनेस कि आप एक्सरसाइज करो, दौड़ो। आप क्या खाते हैं, आप क्या सेवन कर रहे हैं, उस पे भी आपका ध्यान जाता है। फिर तभी मैं पढ़ने लगा कि अरे अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उससे सेहत पे असर हो सकता है। तो उस तरह मेरा मेरी सोच बदलने लगी। मैं ग्रेजुअली था, मैं अभी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं ये सब चीजें मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं धीरे धीरे मेरी सोच बदलती गई, लिटिल बाय लिटिल, जिसको धीरे धीरे। तो 2011 12 13 के आसपास में ये सब चीज देखने लगा कि अरे फार्मर्स मार्केट्स जो आज काफी जगह पे हैं मुंबई में, तो फार्मर्स मार्केट्स हैं क्या, जहाँ पे हमें फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल सकते हैं। तो पहली बार मुझे याद है, आई थिंक 2013-14 के आसपास में एक्चुअली किसी किसान से मिला, जो एक्चुअली वो अपने सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी फल वगैरह वो एक फार्मर्स मार्केट में ले आते थे। और मैं वो देख के, सब्जी और फल देख के मैं इतना हैरान हो गया, और इतना मुझे अच्छा लगा वो, कि अरे ये हमें खाना चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि फार्मर्स मार्केट तो ठीक है, क्या मैं खुद अपनी सब्जी फल वगैरह उगा सकता हूँ, मतलब अर्बन फार्मिंग जिसे कहते हैं, क्या मैं वो चीज कर सकता हूँ। तो वो मैं सोचने लगा धीरे धीरे। एंड तभी जब भी आप ये सब चीजों के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ना आप, मैंने ऐसे देखा है, आप वैसे टाइप के लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, पता नहीं कैसे, लेकिन वो आपके रेडियस में आ जाते हैं। आप कोई ना कोई आपको इंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर आप कुछ पढ़ लेते हैं। तो मैं एक
ग्रुप से जुड़ गया। और ये इन पैरेलल मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। तो ये दो ट्रैक्स अभी चल रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ, स्मार्टफोन एनालिटिक्स वगैरह वो सब कर रहा हूँ, और इन पैरेलल मेरे दिमाग में ये सब्जी फल ये सब भी हम्म। कहीं कुछ यू नो उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। और फिर मैंने एक छोटा सा ग्रुप, एक उससे मैं कनेक्ट हो गया। एंड वो एक 2-3 दिन का वर्कशॉप कहीं करजत एरिया में लेके जा रहे थे कि नेचुरल फार्मिंग पे, वो उस तरह का टॉपिक पे कुछ एक वर्कशॉप था। तो मैं एक्चुअली हम्म। ये वीकेंड वर्कशॉप था, मैं चला गया एंड आई गॉट कनेक्टेड, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट हुआ कि बहुत वो अलग चीजें कर रहे थे मैं जो कर रहा था एज अ हम्म। जॉब, और मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ था उससे हम्म। बहुत ही अलग उनका लाइफ, उनकी लाइफ थी। वो जिस तरह से सोच रहे थे वो बहुत ही अलग था। मतलब वो नेचर बेस्ड था, हाउ टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो उस तरह का लाइफ कैसे जीना है, लाइफ क्लोज टू नेचर, ये सब चीजें उनके डिस्कशंस इस तरह के थे। ये नहीं था कि अरे मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, मेरा मेरा टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है, वो उसकी उसकी बात नहीं चल रही थी। वो अलग ही कुछ डिस्कशंस वो करते थे, एंड उसका आई थिंक मेरे दिमाग में कहीं तो कुछ एक असर हुआ। एंड उस दौरान वो ग्रुप में से किसी ने मुझे एक्चुअली कंपोस्टिंग के बारे में बताया। सी अभी आप जब भी गार्डनिंग करते हो तो मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली जो भी गार्डनिंग करता है ना, वो कंपोस्टिंग भी अपने आप करने लगता है, क्योंकि आपको, आप अगर पौधे वगैरह उगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको खाद की जरूरत पड़ती है। और खाद बाहर से खरीदने के बजाय आप खुद बना सकते हो तो वो और भी अच्छा होता है। तो मैंने देखा है जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं ना, वो 90% लोग खुद डेफिनेटली कंपोस्टिंग करते हैं। तो मैं तभी ट्राई कर रहा था कि मेरे घर में छोटी सी बालकनी में कुछ फल सब्जियां उगाऊं, लेकिन वो जगह बहुत छोटी थी। और जब भी मैंने, मुंबई के हाँ, बॉम्बे की आपको मुंबई में अपार्टमेंट्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। और मेन एक था कि हमने जब भी अपार्टमेंट जब भी खरीदा था ना, तभी ये दिमाग में मेरे था ही नहीं। तो हमने हम्म। डायरेक्शन वगैरह देखा ही नहीं था कि अरे मेरे घर में सनलाइट आ रही है क्या, वो सब भी हमने देखा नहीं था इतना। ठीक है, इट हम्म। वॉज एन एरी प्लेस, मतलब ऐसा था कि हाँ वेंटिलेशन अच्छा था, लेकिन अ, हमारा घर का ओरिएंटेशन ऐसे था कि उसमें धूप इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मेरा हम्म। अर्बन गार्डनिंग का सपना तो तभी उस टाइम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम्म। मुझे, मैं देखने लगा कि अरे मेरा जो फूड वेस्ट है उससे मैं कंपोस्ट जरूर बना सकता हूँ। हम्म। मैं अपना पूरा जो मुझे फल सब्जी है वो सब तो उगा तो नहीं सकता, लेकिन मेरा जो वेस्ट है उसको मैं कंपोस्ट कर सकता हूँ। ये हम्म। मैंने समझ ये मेरे समझ में आ गया। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि एक, सपोज आपके एक छोटे कटोरी में आपका फल सब्जी वगैरह उसके छिलके हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, ठीक है। और हम्म। उसका जब भी कंपोस्ट बनता है ना, जो एक बहुत खुशबूदार एक मिट्टी जैसा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये मेरे लिए कुछ, अगेन मेरे दिमाग में कुछ एक अलग से असर उसका हो गया कि अरे हमारा ये वेस्ट है और उससे हम कुछ एक खूबसूरत चीज बना रहे हैं जिससे हम फल पौधे उगा सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा इवेंट था, ऐसे मुझे लगता है। और तो ये सब इन पैरेलल हो रहा था। फिर मैं उसके बारे में पढ़ने लगा कि ये क्या, कंपोस्टिंग मतलब क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि आप जैसे कुछ चीजें करने लगते हैं तो उस तरह के लोग जुड़ जाते हैं, उस तरह के आप आर्टिकल्स पढ़ने लगते हो, उस तरह के वीडियोस देखने लगते हो। तो धीरे धीरे एक मेरे दिमाग में वो शिफ्ट आई थिंक हो रहा था, मेरे जाने अनजाने किसी भी तरह से। और फिर मैं अपनी सोसाइटी में इसके बारे में बात करने लगा कि नहीं हमें, मैंने तो सीख लिया था कंपोस्टिंग, लेकिन मेरे सोसाइटी में वो सेग्रीगेशन कंपोस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा था तभी। हम्म। तो वो हम्म। उसके बारे में मैं बात करने लगा सोसाइटी में कि नहीं हमें ये ये सब चीज हमारे सोसाइटी में करना चाहिए।
तो काफी चीजें हुई उस टाइम। और मेरे सोसाइटी ने मुझे कहा कि नहीं, हमें करना तो चाहिए लेकिन हमें नहीं पता है, आप ही करो। जैसे कोई अगर कोई बोलता हम्म, है कि नहीं हमें ये करना चाहिए, तो सोसाइटी ने मेरे वो क्या कहते हैं ना, वो दे पुट द बॉल इन माय कोर्ट। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो इतना, अभी आप ही करो इसे। तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी, आप आपने आइडिया तो दे दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है हमें नहीं पता है, तो आप ही करो हम्म, इसको। तो मैंने कहा नहीं, मुझे होम कंपोस्टिंग पता है, कम्युनिटी बेस्ड नहीं पता है। तो उन्होंने कहा हम्म, कोई बात नहीं, आप उसका रिसर्च करो और जब भी रेडी हो तो आप हमें बताओ, तो हम करेंगे इसको। तो आई हैड नो ऑप्शन हम्म, नाउ। तो फिर हम्म, मैंने अगेन कुछ लोगों से मैंने कनेक्ट किया। फिर मुंबई में, बैंगलोर में, काफी जगह मैंने कनेक्ट किया, और तभी मुझे एक्चुअल में पता चला कि ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मुझे जो इंफॉर्मेशन थी, जो ज्ञान था, वो मुझे तभी लोगों से मिला। फिर मैं जाके उनके सोसाइटीज में जाके देखता था कि अरे वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, कम्युनिटी बेस्ड कंपोस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये सब मैंने सीखा और मैंने अपने सोसाइटी में इसे अप्लाई किया, विद द हेल्प ऑफ माय सोसाइटी, विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। सो वो मेरे लिए एक वॉलंटियरिंग सा प्रोजेक्ट था। अभी भी मेरा बिजनेस इन पैरेलल चल ही रहा था। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक मेरे लिए एक इंटर्नशिप था, जो मैं अभी हम्म, देख रहा हूँ कि मेरा एक इन हम्म, पैरेलल मेरा एक इंटर्नशिप वो चल रहा था मेरे ही सोसाइटी में। हम्म, एंड तो उसी दौरान वो एक्विजिशन हुआ। मैंने नीलसन ज्वाइन किया। और तभी मैं हम्म, एक्चुअली दुविधा मनस्थिति में था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीलसन में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो काफी अच्छा जॉब था, ग्लोबल रोल था, एंड सीनियर लीडरशिप वाला रोल था। एट द सेम टाइम वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और मैं हम्म, तभी ऑलमोस्ट 15 साल मैंने अपनी खुद की बिजनेस रन की थी। छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ट्रांजिशन था, वो मैंने हम्म, देखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी तो है बहुत बड़ी, लेकिन आप बड़ी कंपनी ना में कोई भी आप खोज खोज जाते हो एक बड़ी कंपनी में। राइट, ऐसे हम्म, भी हो जाता है कभी कभी, अगर आप हम्म, बहुत ज्यादा सीनियर लेवल पे नहीं हो तो आप एक बड़े, जैसे समंदर में आप खो जाते हो। तो मुझे लगा हम्म, कि नहीं, मैं वहां पे खो जाऊंगा शायद। एंड तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं कुछ अलग, एक नया स्टार्टअप ज्वाइन करूं, या फिर मेरी जो ऑलरेडी कंपनी थी मार्केट रिसर्च की, हम्म, उसे मैं ज्वाइन करूं। लेकिन इन पैरेलल अभी ये आप देख सकते हैं, मेरा वो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हुआ था मेरे सोसाइटी में। हम्म, हम्म, तो तभी पता नहीं कि ऐसे में जैसे मैं सोच रहा था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद वेस्ट मैनेजमेंट में ही कुछ करना चाहिए। और तभी हमारा जो सोसाइटी का प्रोजेक्ट था वो हम्म, सक्सेसफुल हुआ था, और हमें एक एक्चुअली अवार्ड भी मिल गया तभी। वाह। जो जो हमने बस 6 महीने में हमने कुछ एक बेसिक सी चीजें की थी, हम्म, तो उसके लिए हमें अवार्ड मिला, तो मैं खुश तो था ही। लेकिन हम्म, तभी मुझे लगा कि अरे, ये हमने कुछ बेसिक चीजें की हैं, उसके लिए अगर हमें अवार्ड मिल रहा है, उसका मतलब है कि बाकी सोसाइटीज कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं। हम्म, उसका मतलब ये चीज करना जरूरी है। तो ये सब बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। और तभी कुछ सोसाइटीज से मैंने बात की, तो उन्हें तभी मुझे लगा कि वो खुद ये नहीं करने वाले, जब तक उन्हें कोई गाइड ना करे, जब हम्म, तक कोई बाहर से कोई मोटिवेटेड है जो उन्हें हैंड होल्डिंग जिसे कहते हैं, वो गाइडेंस अगर ना दे, तो वो खुद शायद वो नहीं करने वाले। हम्म, तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। और फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं नीलसन में कंटिन्यू नहीं करूँगा, और अपना खुद का एक स्टार्टअप एज एन एनजीओ मैंने फिर 2017 में उसकी शुरुआत की। इन मई 2017, तो अभी ऑलमोस्ट 9 साल हो जाएंगे उसे इन मई।
तो तभी मैंने 2017 में उसे शुरू मैंने किया, और तभी मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मैं पार्ट टाइम नेस्ले नीलसन में ज्वाइन, मतलब वो जॉब कंटिन्यू रखूंगा। मैंने एक्चुअली हम्म। 4-5 महीने वैसे किया, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होने वाला था, मुझे भी पता था। तो फाइनली मैंने नीलसन अक्टूबर 2017 में मैंने वो जॉब छोड़ दिया, और मैंने अभी लास्ट 9 इयर्स ऑलमोस्ट मैं सिर्फ ग्रीन कम्युनिटीज फाउंडेशन, विच इज द नेम ऑफ माई एनजीओ, उसी में मैं अभी फोकस कर रहा हूँ इन द फॉर द लास्ट 9 इयर्स। दैट इज हाउ। एंड व्हाट इज दिस ग्रीन कम्युनिटी फाउंडेशन डूइंग? क्या कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने जब भी शुरुआत की थी ग्रीन कम्युनिटीज फाउंडेशन की, तभी मुझे ऐसे लगा था कि नहीं, अभी मैंने जो अपने सोसाइटी में किया था, जो हम्म। एक सक्सेसफुल था, क्योंकि हमने वेस्ट का सेग्रीगेशन हमने इम्प्लीमेंट किया था। जो हमारा फूड वेस्ट था, उसे हम हम्म। ऑन साइट कंपोस्टिंग कर रहे थे। और लकीली हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया था, तो हम एक्चुअली हमारे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने वहाँ पे सब्जी फल वगैरह वो सब उगाना शुरू किया था। सो जैसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं ना, कि आपका जो वेस्ट है उसका आप कंपोस्ट कर रहे हो, और उसी में से आप सब्जी फल उगा रहे हो। तो ये साइकिल जो है, वो एक्चुअली हमने दिखाया था कि ये हो सकता है इन एन अर्बन सिचुएशन। तो ये जो हमने किया था, वो मुझे लगा हम अलग अलग सोसाइटीज में उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उस आइडिया से मैंने ये एनजीओ की शुरुआत की थी। और पहले 2 साल 2019 तक हम काफी सोसाइटीज में जाते थे। और यही जो सिस्टम मैंने मैंने अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया था, वो हम उस सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट करते थे। बेसिक्स क्या था कि सेग्रीगेशन करना है आपके वेस्ट का इनटू फूड वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट। ये बेसिक 3 चीजों में आपने आपका वेस्ट अलग अलग रखना है। फूड वेस्ट का आप कंपोस्टिंग करो, रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो आप ड्राई वेस्ट सेंटर को, बीएमसी का जो ड्राई वेस्ट सेंटर है उसे आप दे दो, और सिर्फ हैजार्डस वेस्ट आपका डंपिंग में जाएगा। तो 90% तक आपका वेस्ट आप उसका रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो थियोरेटिकली। तो ये जो मॉडल था हमने अलग अलग सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। आज भी हम मुंबई में अलग अलग वार्ड्स में वार्ड लेवल के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं अभी बीएमसी के साथ मिलके। वही चीज जो हम एक एक सोसाइटी के लिए करते थे, अभी हम बीएमसी के साथ मिलके वार्ड लेवल पे कर रहे हैं। अभी भी वही इश्यूज हैं, सेग्रीगेशन के इश्यूज हैं, वेस्ट के प्रोसेसिंग के इश्यूज हैं, तो उस पे हम काम कर रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज के साथ। और 2019 में हमने एक और चीज की। मैं तभी किसी गांव में गया था, और वहां पे मैंने देखा काफी सारा प्लास्टिक है। तो हमें लगता है कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन आज अगर आप किसी भी गांव में जाओ, तो आपको नजर आएगा कि वहां पे काफी सारी पैकेज चीजें मिलती हैं। उनका खाना, फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आजकल प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं। और गांव गांव में आपको हर चीज मिलती है, खाने खाने पीने की चीजें, हर हर चीज प्लास्टिक में मिलती है। पर्सनल प्रोडक्ट्स है, शैम्पू है, तेल है, वो सब चीजें आजकल प्लास्टिक में आ रही हैं। कपड़े हैं, जूते हैं, ये सब चीजें हर गांव गांव में अभी सब लोग यूज करते हैं, राइट। लेकिन गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम उतना है नहीं। हार्डली, मैं मुझे लगता है कि 5-10% विलेजेस में एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम कहीं पे होगा। और मुंबई में जैसे आपका वेस्ट कलेक्शन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट कलेक्ट करती है, वैसे ग्राम पंचायत लेवल पे बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो वहां पे ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लोग प्लास्टिक को जला रहे हैं या फिर नदी नालों में फेंक रहे हैं। तो उसके वजह से पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, फिर फूड का प्रदूषण, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है वहां पे।
तो मुझे लगा कि जैसे मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पे, वैसे ही मुझे किसी भी तरह से किसी गांव का एक मॉडल खड़ा करना चाहिए। तो मैं उस तरह से सोच रहा था, और फिर मेरी मुलाकात एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रायगढ़ जिले में काम करते हैं, स्वदेश फाउंडेशन। तो वो हम्म। तभी 7 तालुका में काम कर रहे थे, और उनका काम था एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट पे उनका उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो तभी हमने हम्म। डिसाइड किया कि नहीं, चलो हम एक साथ मिलके काम करते हैं, और हम्म। उनके जो गांव है वहां पे हम वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक एडवांटेज उनका ये था कि उनको ऑलरेडी वो गांव के लोग सब जानते थे। हम्म। तो हमें वो गांव में एंट्री लेना आसान था, तो हम उनके साथ गांव में जाते थे, और वो हमें इंट्रोड्यूस करते थे कि अरे ये ग्रीन कम्युनिटी फाउंडेशन है, वो कचरा व्यवस्थापन पे काम करते हैं। तो हम्म। हम काफी जल्दी रायगढ़ जिले के जो गांव है वहां पे हम अ, हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट कर सके। और आज मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम ऑलमोस्ट 550 गांव से अ, हम सूखा कचरा जो प्लास्टिक वेस्ट है, हम्म। और अदर ड्राई वेस्ट जिसे कहते हैं, वो हम 550 गांव से हम उठा रहे हैं, और उसे, 550 यू सेड? यस, 550 गांव है। 7 तालुका है रायगढ़ जिले बिग के। नंबर। हाँ, और वहां पे काम करना एक वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम नहीं होता है। जो आप गांव में जाते हो, आप उन्हें कहते हो कि आप सेग्रीगेट कीजिए, हम आपका वेस्ट लेके जाएंगे। तो शुरुआत में उन्हें आइडिया नहीं आता है कि अरे हम तो वेस्ट को जला रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि चलो जला रहे हैं तो उसका एक कोई निपटान कर रहे हैं, कि एक वो भी एक ऑप्शन है, सोल्यूशन है। उनको ये नहीं हम्म। पता होता है कि उससे कितना ज्यादा प्रदूषण होता है। ये जब भी हम उन्हें कहते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे फिर हम इसका क्या करें। और जब भी हम हम्म। उनके पास एक सोल्यूशन लेके जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम दूर दूर के गांव में जाके हम वो वेस्ट को पिकअप कर रहे हैं। तो हमें हम्म। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, काफी सारा आदर मिलता है उनसे। जब हम गांव में जाके काम करते हैं तो उसका वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो एक खुशी मिलती है, वो कुछ अलग ही होती है। तो जैसे मैंने कहा, आज हमारे 2 प्रोग्राम्स है। एक जो हम मुंबई शहर में काम कर रहे हम्म। हैं वार्ड लेवल पे, और वहाँ उद्देश्य यही है कि कचरा प्रॉपरली सेग्रीगेट हो, और वो सही जगह पे जाए, सही जगह सही तरह से उसका प्रोसेसिंग हो, और वो डंपिंग ग्राउंड में नहीं जाए, जिसके वजह से बहुत हम्म। ज्यादा प्रदूषण होगा। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और गांव में भी वही ऑब्जेक्टिव है कि वो कचरा जो गांव में आज जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक है, या फिर कपड़े हैं, ग्लास है, पेपर है, ये सब चीज गांव में ना जले, वहां पे वो प्रदूषण ना हो, और हम उसे कलेक्ट करके एक सही जगह पे उसे ले जाएं, उसे प्रोसेस करें। ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हमारे ये 2 प्रोग्राम्स है, और उसमें हम फोकस कर रहे हैं। केदार जी, अभी तक आप मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक अंदाजे मतलब अमाउंट में कितने किलो का कचरा जलने से बचाया होगा? या मतलब आई वुड से कितने किलो का कचरा आपने रिसाइकल में डाला है? आई वुड लाइक टू नो दिस। जो अगर हम मैं अगर मुंबई शहर का ही देखूं, जो जो सोसाइटीज में हमने इम्प्लीमेंट किया था हमारा प्रोग्राम, मेरी ही सोसाइटी अगर मैं ले लूं जहां पे आज भी वो प्रोसेस हो रहा है, ऐसे अगर मैं सोसाइटीज लूं, और जो जो फूड वेस्ट का उन्होंने खाद में रूपांतर किया है, तो हमने एक अंदाजा लगाया था कि ऑलमोस्ट 5 5 6 6 हजार टन वेस्ट ओवर द लास्ट 9 इयर्स हमने बचाया होगा, कि वो डंपिंग ग्राउंड में न जाए, और या फिर उसे रिसाइकल करो। ये मुंबई शहर का था। इनफैक्ट अगर हम गांव का देखें तो हम्म। पिछले 7 साल में हमने 400 टन से ज्यादा सिर्फ सूखा कचरा, मतलब प्लास्टिक और
अन्य हम्म जो सूखा कचरा होता है, कांच होता है, हम्म पेपर, टेक्सटाइल वेस्ट होता है, ये सब चीज हम्म। ऑलमोस्ट मोर देन 400 टन्स आज हमने कलेक्ट किया होगा, और वो गांव में जलने से बचाया होगा। तो ये हमने हमारे एस्टिमेट्स हम है जो हमने पिछले कुछ सालों में कंपाइल किए हैं। बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। हमें लगता है बिग नंबर, लेकिन एक्चुअल हम अगर आप देखें हम जितना वेस्ट जनरेट करते हैं, तो हाँ। वो हिसाब से अगर देखें तो ये काफी छोटा नंबर है। लेकिन हमारे पास वो मॉडल है रेडी कि क्या होना चाहिए। वो नहीं होता वो एक अलग चीज है, लेकिन हम्म एटलीस्ट हमें हमने एस्टैब्लिश किया है, और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हम्म मुंबई शहर में हो, पूरे देश में हैं काफी सारे ऐसे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी कोशिश यही है कि हम्म कचरे का व्यवस्थापन सही तरह से हो, और वो मॉडल्स तैयार तैयार करना, और उसे ज्यादा से ज्यादा जगह पे इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अभी मंजिल बहुत बहुत दूर है। आई थिंक इसमें काफी साल और लग जाएंगे, लेकिन अ, एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई और हम्म। सोल्यूशन भी पता चला कि अरे ये सोल्यूशन है, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। यू कांट, जिसे कहते हैं ना, वो चीज आप भुला नहीं सकते फिर। यस, राइट वो राइट। चीजें हैं। ट्रू। किधर जी, जब आप ये सब काम कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट का वगैरह जो भी है, तो फैमिली से क्या रिस्पॉन्स है? सो एक्चुअली हम मैंने जब ये शुरुआत की थी, तो मेरी मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ का सपोर्ट था इनिशियली। वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन उसने कभी भी अपोज नहीं किया। मैंने जो मैं करना चाहा, मैं जो आज भी जो कर रहा हूँ, हम्म उसमें भले ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ी हो, उसका वो एक अपना अलग चीजें कर रही है, लेकिन उसने कभी मुझे अपोज नहीं किया कि अरे ये क्यों कर रहे हो, यू नो। हम्म क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि मेरे जो आसपास के जो लोग हैं, वो अगर मतलब, और समाज जो है वो हम्म अ, कहेगा कि अरे आप इतने पढ़ाई लिखाई की है, आप तो हम्म अच्छे कंपनी में थे, आप ये क्या कर रहे हो, ये हम्म मतलब मुझे डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या कर रहा है। ठीक है, हम्म और वो एक प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर सा होता है कि अगर आप कुछ हम्म एक आपका एक पीयर ग्रुप है, और आप अगर उनके साथ कंपेयर करने लगे कि अरे वो क्या कर रहे हैं आज, वो हम्म कॉर्पोरेट लाइफ में हो या फिर जो भी हो, वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। और कभी कभी फैमिली से अगर वो सपोर्ट ना मिले, तो बड़ी हम्म दिक्कत हो सकती है। नो, तो हम्म भले ही लोग सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर आपको कोई उसे अपोज करे ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डेफिनेटली वो मेरे फैमिली में, इनफैक्ट मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मेरी सिस्टर जो है, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है उनकी वो और उनकी फैमिली को जो मैं करता हूँ। सो वो प्राउडली अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि अरे केदार ने ये किया, केदार ने वो किया। तो उस तरह से काफी सारा सपोर्ट मुझे मिला है फैमिली से। सो दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। एंड ओवरऑल मेरे दोस्त भी हैं, करीब दोस्त भी हैं। हम्म मुझे पता है कि नहीं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि कुछ ये अलग कर रहा है। तो वो एक एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि एज इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे कहते हैं, वो एक हम्म लोनली जर्नी होती है काफी ज्यादा। मतलब भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर एक एनजीओ चला रहे हो, ओवरऑल हम्म एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ी लोनली सी जर्नी होती है, हो सकती है। तो उसमें अगर आपको कोई सपोर्ट करे, हम्म तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं बिजनेस में। आप जब भी कुछ एक स्टार्टअप चला रहे हो, तो उसमें ऊंच नीच तो आगे पीछे बहुत होते रहता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत
टफ होते हैं। तो उसमें फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केदार जी, इसके आगे क्या प्लान है? इसी से रिलेटेड कुछ अलग करना है या यही कंटिन्यू? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या प्लान है इसके आगे? तो वेस्ट मैनेजमेंट में जो मैं जो कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल सा बन गया है अभी। तो वेस्ट का मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है रिड्यूस, जिसे कहते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज, हम्म। रिसाइकल। हम्म। काफी सारे आर्स आ गए हैं, रिपर्पस, रिफ्यूज, ये सब चीजें। लेकिन अगर आप जस्ट फोकस करें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो वो जो रिड्यूस वाला जो चीज है ना, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो बदलाव जो आया है मेरे सोच में, और या फिर अ, मेरे आम मतलब जिंदगी में भी, कि अ, क्योंकि अभी आज का माहौल अगर आप देखते हैं तो उसमें वो जो कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट? कि ज्यादा चीजें मतलब खरीदना, या फिर वो बहुत प्रेशर भी होता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं। तो वो एक भी एक प्रेशर होता है। अगर आपको अ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देन देर इज नो लिमिट टू क्या आप हम्म। कंज्यूम कर सकते हो, राइट? हम्म। प्रोडक्ट्स है। तो वो जो एक सोच है कि रिड्यूस करना, कि अब हमें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, क्या मुझे वो एक और शर्ट है या ट्राउजर है, क्या वो जरूरी है, या फिर सपोज मेरी एक कार है आज, तो डू आई नीड टू अपग्रेड इट? क्या जरूरत है? अगर वो चल रही है अच्छी खासी तो क्यों? या फिर कैन आई नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो ये सब जो सोच है, तो दैट गोज बियॉन्ड द बिजनेस जो मैं आज कर रहा हूँ। हम्म। जो एनजीओ चला रन कर रहा हूँ, या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट का आज हम कर रहे हैं, वो तो हम, मुझे लगता है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा काम बाकी है, तो जितना पॉसिबल है वो मैं करते ही रहूंगा। या फिर मैं वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं चाहूंगा कि हम कुछ करें उस दिशा में। लेकिन एज अ लाइफस्टाइल जो एक मेन जो बदलाव जो आया है, दैट गोज बियॉन्ड द वेस्ट मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स अ फंडामेंटल चेंज कि आप किस तरह से आप सोच रहे हैं आपकी जिंदगी को, क्या इंपॉर्टेंट है आपके जिंदगी में। वो आपके ब्लड में आ गया है क्या, ऐसे अब कुछ? मैंने टेस्ट टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन ये पता नहीं है ऐसा कोई टेस्ट हो जो बता सके। लेकिन यस, वो जिसे कहते हैं ना कि आप उसको अभी It is a being, I would say. Maybe it is coming हाँ into your being. Like, हाँ, सो इट इज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मैं, हैरानी की बात यह है कि मैं 10 साल पहले या 15 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज ये लाइफ लीड करूंगा या फिर इस तरह से मैं सोचूंगा। और आज हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो, पोल्यूशन हो, ये जो हो रहा है, सो कहीं ना कहीं आई थिंक उसका भी असर हो रहा है। एंड हमें मतलब वो एक जो रियलाइजेशन हुआ है, हम्म। कि ये ये ऐसे कब तक चलेगा जो हम आज कर रहे हैं, जो जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, या फिर हम जिस जैसे जंगल नष्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही है। लेकिन ओवरऑल एज अ कंट्री हमें कहा जाता है कि नहीं, हमें प्रोग्रेस भी करना है। तो ये हम्म। प्रोग्रेस की व्याख्या क्या है? काफी लोग पूछ रहे हैं ना कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है, कि सबने हमारा जो जीडीपी बढ़ गया उसका मतलब प्रोग्रेस है, या फिर व्हाट अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस, या फिर ओवरऑल नेचर का कंजर्वेशन है, उसका क्या कनेक्शन है प्रोग्रेस से? तो ये काफी सारे डिफिकल्ट से सवाल आ रहे हैं, राइट? आई मीन लोग पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक किसी के पास उसका हल है, किसी के पास उसके आंसर्स हैं। लेकिन सवाल तो बहुत हैं, तो वो सवाल के साथ अभी हम जी रहे हैं।
और अगले कई साल हम वो सवाल के साथ ही शायद जिएंगे। मुझे पता नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन एक मेरे एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो एक फंडामेंटल सा एक बदलाव आ गया है अभी, ऐसे मुझे लग रहा है। और मैं वो जो टिपिकल अर्बन कंज्यूमर लाइफस्टाइल है उससे हम्म। मैं तो नहीं कहूँगा कि आज भी मैं रिलेटिवली एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कहीं जंगल में जाके रह रहा हूँ। हम्म। आज भी मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। जो भी कंफर्ट्स हैं, अर्बन कंफर्ट्स हैं, जितनी भी पॉसिबल है, हम्म। मतलब जितनी जरूरी है वो तो मैं आज कर ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। मैंने सब छोड़ दिया है। लेकिन वो एक दिमाग में रहता है कि नहीं, क्या कोई विकल्प नहीं है क्या इस जिंदगी का। मतलब जब द वे जिस जिस तरह से हम जी रहे हैं, हमको पता है कि हम्म। कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम्म। जैसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जैसे हम हम्म। कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, वो एक मे बी 10 साल में नहीं, लेकिन एक 20 30 40 साल में वो कुछ तो बहुत भयंकर स्थिति शायद होने वाली है। तो ये सब सवालों के साथ यू नो आगे जितना पॉसिबल है, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बस वही करते रहना है। देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो ऑल्टरनेटिव अभी। ट्रू। इरिवर्सिबल चेंज हो चुका है, ऐसे मुझे लग रहा है। दैट्स ऑल देर इज टू इट। Great, great. Kedarji, I really appreciate, like, not just me, our whole team. We really appreciate कि आप जो काम कर रहे हो, वो छोटे से शुरुआत हुई, आपने पहले खुद के ऊपर फोकस किया, यू लाइक लुक्ड इनटू योर हेल्थ, और फिर उससे यहाँ तक पहुंच गए आप। और 500 गांव तक पहुंचना, बीएमसी के साथ काम करना एट वार्ड लेवल, इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके लेना, दैट लाइक यू एनरोल देम इनटू योर प्रोजेक्ट, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। कि किसी और को आपकी आइडिया देना और वो आइडिया उस पर्सन ने भी इम्प्लीमेंट करना। आप खुद खुद कितना भी कर सकते हो, पर किसी और को इन्वॉल्व करके लेना, आई थिंक दैट इज रियली वेरी बिग। और ये सोच अपने आप में वो आत्मसात करना, यू लाइक आप खुद वो चीज अभी जिस जिस तरह से मैं आपको सुन रही हूँ, आपने वो आत्मसात की, और वो जो बोले रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो आपके अंदर भी धीरे धीरे आ रहा है, आ गया है। रियली लाइक I appreciate your like efforts doing all these things. Thanks a lot. I'm so happy कि आशीष जी introduced you to this this like this platform. Maybe many people who are looking right now will be inspired by your story, by your work. Great. Keep doing this good work. Thanks a lot. We are very happy. I would say I'm privileged to have seen you today. I'm privileged to have listened to you today. Thank you. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। Thank इनफैक्ट you. आपने कहा कि नो यू आर प्रिविलेज्ड, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आई एम प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग इन दिस स्पेस। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे ये मौका मिला ये एरिया में काम करने का, कि जिससे मैं छोटा ही सही लेकिन कुछ तो एक योगदान दे सकूं। और जैसे आपने कहा कि मैंने पर्सनल हेल्थ से शुरुआत की थी, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो लगे कि नहीं इसका मेरे खुद के हेल्थ से कुछ कनेक्शन है, तो Hmm. ज्यादा लोग इससे कर सकेंगे। लेकिन वो कनेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मेरा यही मतलब इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें कि वेस्ट मैनेजमेंट हम किसी और के लिए नहीं, हम खुद के लिए जरूरी है इसे करना। तो ये अगर ज्यादा लोग समझ जाएं तो मुझे लगता है कि और अच्छी तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Yes. पक्का। ये मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस धीरे धीरे आ तो रही है, बस शायद और थोड़े कभी कभी ना पुश की जरूरत होती है, हो सकता है मिल भी जाए, ये एपिसोड देख के भी मिल जाए। होपफुली यस। थैंक यू केदार जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स अ थैंक यू। लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आज हमने केदार जी की कहानी सुनी, उनकी कहानी उनकी जुबानी, कितनी मतलब कहाँ से शुरुआत हुई उनकी लाइफ की,
स्कूल, कॉलेज, आईआईएम एंड देन इनटू वेस्ट मैनेजमेंट। पता नहीं जिंदगी किस मोड़ से कहाँ कहाँ टर्न लेके कहाँ पहुंच जाती है। बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। आइए अगली बार भी हम मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ, उनकी उनकी कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।